हाँ जी, आज है लेक्चर नंबर 44 और हम लोग सीखने वाले हैं आज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। देखिए, इसके लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही अपने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। हमें ये भी बताया गया था कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिस पे डेबिट साइड पे लॉसेस और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड इनकम्स का साइड है। अब जितने भी एसेट्स जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसे हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उन्हें हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जो भी एसेट्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे अपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे और जिनकी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसे अपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे एज अ लॉस। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता था और इसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो डेबिट साइड पे, कुछ अगर रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट साइड पे। और अब दोनों साइड का आप बैलेंस करते थे और आपका रिजल्ट या तो डेबिट साइड पे दिखता था डिफरेंस या तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस दिखता था। अगर डेबिट साइड पे दिखा तो ये प्रॉफिट हो गया और अगर क्रेडिट साइड पे दिखा तो ये लॉस हो गया। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पार्टनर्स के ही कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। अब ये तीनों पार्टनर जो हैं ये इस केस में ओल्ड पार्टनर हैं। तो अभी फिलहाल जितना भी ओपनिंग बैलेंस था इनका वो हम लोगों ने लिखना है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिजर्व है पहले का तो वो रिजर्व यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई पहले के लॉसेस हैं, फिक्टिशियस एसेट्स है, दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो वो इन पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट होगा। कोई पुरानी गुडविल है तो वो पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट होएगी ओल्ड रेशियो में। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर मैं मानूं कि यहाँ सी रिटायर हो रहा है तो सी जो है वो अपना गुडविल का एडजस्टमेंट करेगा और ए एंड बी, जी ए एंड बी इन्हें गुडविल प्रोवाइड करेंगे। जाता जाता वो गुडविल का पैसा लेके जाएगा और सी के वजह से ए और बी के हिस्से में जो गुडविल सी के हिस्से में जो गुडविल आती है, जो सी की गुडविल इन्होंने खरीदी है, वो इनके कैपिटल अकाउंट में से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, ये जो बैलेंस बी सॉरी बैलेंस जो कैरीड डाउन होगा वो सिर्फ ए का और बी का होगा, सी का बैलेंस नहीं होगा। सी का तो सेटलमेंट होगा, है ना, सी का जो बैलेंस आएगा ये सेटल होगा। तो आपको मैंने स्टेप समझाया रिवैल्यूएशन किस तरीके से बना, किस तरीके से प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ और पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से एडजस्ट हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले हैं वो ये है कि ये सेटल कैसे होगा, इसको सेटल कैसे करेंगे। जो ओल्ड पार्टनर है ना, जो रिटायर हो रहा है, सी हमारे केस में रिटायर हो रहा था, तो सी के रिटायरमेंट के अमाउंट को, मतलब इनका जो कैपिटल अकाउंट का अमाउंट दिख रहा है वो कैसे सेटल होगा, अब उसके ऊपर फोकस करना है। तो बेटा सेटलमेंट जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं, हमारी बुक में क्लियरली गिवन है थ्योरीज में कि सेटलमेंट जो होगा रिटायरिंग पार्टनर का वो 2 सिचुएशन को बिलोंग करेगा। सिचुएशन नंबर 1, पेमेंट जो होगा वो कैश में होगा, है ना, अमाउंट पेड आउट इन कैश। और सिनेरियो नंबर 2, अमाउंट will be transferred to his लोन अकाउंट। तो ये 2 कहानी है।
पहला, payment will be made in cash instantly, but this is possible only when partnership have sufficient cash balance. ओके, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी रिटायरिंग पार्टनर तो हमारे केस में सी, कैपिटल अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। जितना भी एडजस्टमेंट के बाद इनका अमाउंट बनता है वो सब हमने पे कर दिया। और दूसरे सिनेरियो में रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज इन आवर केस सी, कैपिटल अकाउंट, डी आर, 2 सीज, लोन अकाउंट। तो ये 2 एंट्री बेटा पॉसिबल है जो बनती है। बात ये आती है सर कि व्हाट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, है ना? तो 2 पॉइंट आपको यहां पे समझना है। पहला, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, if nothing is mentioned in the question about the payment of amount due to retiring partner, then it will be transferred to his loan account। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि कैश में पेमेंट किया जा रहा है तो अपने कैश में पे कर देंगे। पर अगर मेंशन नहीं है कि कैश में पे हो कि ना हो, तो इन दैट सिनेरियो बिना कुछ सोचे समझे आप सिचुएशन नंबर 2 दैट इज लोन की एंट्री आप पुट कराना। ठीक है। दूसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दूसरी जो बात है वो लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके है। इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके एक सिंपल सी थ्योरी है कि क्वेश्चन में अगर आपको लोन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, वैसे मैं हमने एक तरीके के क्वेश्चन ऐसे करने हैं जहाँ पे आपका सेटलमेंट लोन अकाउंट से होगा और इंटरेस्ट की बात कही जाएगी। तो अमाउंट जो लोन का है वो रीपे किया जाएगा एज पर द एग्रीमेंट। और इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, आप लिख लो, इफ क्वेश्चन इज silent upon rate of interest payable on retiring partner loan amount, retiring partner's loan amount, then as per section 37 of Indian Partnership Act, Indian Partnership Act 1932, it is 6% per annum. How much it is? 6% per annum. तो आपको कितनी बातें याद रखनी है, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम उसी तरीके से बनेगा। इंक्रीज डिक्रीज को ध्यान में रखते हुए डेबिट क्रेडिट साइड पे आपने पुट करना है। रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे अभी तक हम लोग बनाते आ रहे थे। ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिजर्व, पार्टनर्स के बीच में गुडविल का एडजस्टमेंट, ओल्ड गुडविल का राइट ऑफ करना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करना, और क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा तो ओल्ड पार्टनर का जो बेटा क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो तो बढ़िया है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनका जो अमाउंट ऑफ कैपिटल आएगा उसे अपने को सेटल करना पड़ेगा। और सेटलमेंट 2 तरीके से होगा। पहला सेटलमेंट कैश में होगा, अगर क्वेश्चन ने कहा कैश में करना है कैश में कर देंगे।
लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं तो ऐसे सिनेरियो में हमने लोन अकाउंट में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देना है, और क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले तो श्योरली लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है। दूसरी बात है कि आने वाले केस में हम लोग लोन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, और लोन अकाउंट बना रहे हैं और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो जो इंटरेस्ट रेट गिवन है उसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन को बनाने में। बट व्हाट इफ क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 37 कहता है कि 6% का इंटरेस्ट देना है जब तक लोन का कंप्लीट रीपेमेंट नहीं होता है तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। अब हमने एक क्वेश्चन रिटायरिंग पार्टनर का तो आज करना है, बाकी के पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और उनका हाँ सेटलमेंट कैश में हो रहा है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये हम लोग एंट्री करके देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिनी, बिनी एंड मिनी ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनके बीच का रेशियो है 5:2:2। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 21 में। कैश बैलेंस है 1,17,300, डेटर्स हैं 38,000 के, अगेंस्ट में प्रोविज़न बना है। इन्वेंट्रीज हैं 1,34,000 के, मशीनरी है 1,00,000 की, फर्नीचर है 1,80,000 के, बिल्डिंग है 5,70,000 की, और पुराना गुडविल दिया है 63,000। क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व है, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है। 31 मार्च 2021 को गिनी ने रिटायरमेंट के बारे में सोचा फर्म से, और सारे पार्टनर्स एग्री हुए कि ओके इस केस में हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे। बैड डेट्स हुए 5,000 के, और बाद में प्रोविज़न को कंटिन्यू करना है 10% के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा, 11th क्लास में आपने सीखा था, इस पॉइंट को अच्छे से देख के जाना कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। बैड डेट्स भी हो रहा है और नया प्रोविज़न भी बन रहा है। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, नहीं भी बोलता तो अपने करते। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 54,000, ठीक है, और इनको एडजस्ट करना था कैपिटल अकाउंट ऑफ बिनी एंड मिनी में, हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो आपका ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:2:2, और न्यू रेशियो भी दिया है 5:4। तो अपने को गेनिंग रेशियो निकालना होगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएशन के बारे में इन्वेंट्रीज की बात की गई कि ये 1,30,000 हो गए, मशीनरी 82, फर्नीचर 195 एंड बिल्डिंग 6 लाख हो गए। चलिए बढ़िया। लाइबिलिटी ऑफ 23,000 क्रिएट करना है फॉर क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन। चलिए ये भी सही है। और एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था 25,000 का किसी कंपनी के शेयर्स में, और ये डिसाइड किया गया कि गिनी को यही अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स पे किया जाएगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000। मतलब 28,000 का जो उनका पेमेंट है उसके बदले ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लगाई गई है 28,000, और ये कम्प्लीटली पे कर दिया जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 2 महीने बाद पे कर दिया जाएगा, दैट इज़ फिर उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। क्वेश्चन देखिए आज के डेट में जो आते हैं वो 6 मार्क्स के आते हैं, तो 6 मार्क्स में ज़्यादा कुछ पूछने का स्कोप रहता नहीं है एग्ज़ामिनर को पास। तो वैसे से तो ऐसे सिनेरियो में आपसे सिर्फ 2 ही अकाउंट पूछा गया है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन छोटा है, तो आइए हम लोगों ने स्टेप पहले ही देख रखा है कि हम लोग बैलेंस शीट से शुरू करते हैं, बाकी एक-एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दिया है उस इनको इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो को पॉज़ करके जल्दी से जाइए, पहले फॉर्मेट बना लीजिए। 2 फॉर्मेट बनाना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये रहा फॉर्मेट। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले दिया हुआ था कैश बैलेंस। कैश बैलेंस को बैलेंस शीट में लिखते थे, इग्नोर कीजिए। दूसरा दिया है डेटर्स। डेटर्स को लेके थोड़ा-सा आपको एक जर्नल एंट्री में समझाना चाहता हूँ। तो चलिए आइए पहले मैं आपको एक जर्नल एंट्री समझा दूँ डेटर्स को लेके। देखिए जब भी क्या होता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, प्रोविज़न ऑलरेडी बना हुआ था कितने का, 2300 का। अब ये जो प्रोविज़न बनाया ही जाता है ना, तो जिस समय प्रोविज़न बनाया जाता है उस समय ये डर होता है कि कहीं डर होता है कि आगे चल के
कहीं बैड डेट्स ना हो जाए, आगे चल के कहीं बैड डेट्स ना हो जाए। तो इसीलिए हम लोग ये प्रोविज़न बनाते हैं और प्रोविज़न बनाते समय पीएनएल अकाउंट को ऑलरेडी डेबिट करते हैं। पीएनएल अकाउंट से ऑलरेडी 2300 रुपए निकाल लिया हमने बैड डेट्स के नाम पे। तो बैड डेट्स हुए कितने? बैड डेट्स हुए आपके 5000 रुपीज़। बैड डेट्स कितने के हुए? 5000 रुपीज़ के हुए। तो 5000 के बैड डेट्स जो हुए, उसमें से 2300 का जो बैड डेट्स का डर था, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट को रिड्यूस कर चुका है। तो आप दोबारा से कभी भी जाके प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑफ दिस बैड डेट्स। तो ये जो बैड डेट्स हुआ है ना, ये इसी प्रोविज़न में से एडजस्ट होगा बिकॉज़ ये प्रोविज़न ही बैड डेट्स था जो कि फ्यूचर में होने वाला था। तो इसीलिए आपकी जो एंट्री होगी बैड डेट्स की, वो पहली तो एंट्री ये होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, है ना बेटा? ये एंट्री होगी। 5000 से सन्ड्री डेटर रिड्यूस हो जाएँगे। पर ये बैड डेट्स जो हैं वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है और ये नॉमिनल अकाउंट साल के एंड में पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ होता है। पर पीएनएल अकाउंट से ऑलरेडी इस प्रोविज़न के नाम का पैसा हटाया जा चुका है। इसीलिए पीएनएल अकाउंट में जितना अमाउंट पहले हटाया गया था वो दोबारा नहीं हटेगा। तो अब जब बैड डेट्स को आप राइट ऑफ करोगे तो 2 जगह से राइट ऑफ होगा। पहले जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आपने बनाया था, वो हटाओ। तो वो कितने से हटेगा? 2300 से। और फिर आपका जो रिमेनिंग बैड डेट्स हुआ, जो आपके एंटिसिपेशन से ज़्यादा हो गया, उसको आप 2700 रुपए ले जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, दैट इज़ पीएनएल अकाउंट में। और ऐसी एंट्री हम लोग 11वीं क्लास में सीखे थे। अब आपका बैड डेट्स बुक से राइट ऑफ हो गया। तो देखना आपने जो एंट्री आपने की, वो ये एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके की। एक सेकंड, ये जो एंट्री आपने की, ये एंट्री आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके की। ठीक है बेटा? तो आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा वो 2700 से होगा और जो पुराना प्रोविज़न बना हुआ था वो भी बुक से खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैड डेट्स अकाउंट 2700। अब सवाल आपसे क्या कह रहा था यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना, कि बचे हुए डेटर्स के ऊपर आप फिर से 10% का आप प्रोविज़न बनाइए। तो अब हम ध्यान से देखो कि ये जो अमाउंट था 38,000 और 5,000 के बैड डेट्स हो गए, है ना? तो आपका जो नया बैड डेट्स मतलब नया डेटर्स आया वो तो 33,000 आया। तो आप जब उस पे प्रोविज़न बनाओगे, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, तो वो कितने का बनेगा? 33,000 का 10%, तो वो हो जाएगा 3300। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 38,000 के डेटर्स थे। 38,000 में से आपने 5,000 का बैड डेट्स हटा दिया। तो आपके डेटर्स कितने बने इस एंट्री की वजह से? तो अब आपके न्यू डेटर जो हुए वो हुए 38,000 माइनस 5,000, दैट इज 33,000। अब ये 33,000 का 10% न्यू प्रोविज़न बनेगा, दैट इज़ 3300, जो मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे ये बात करते हैं। इन्वेंट्रीज़ को लेके क्या स्टोरी है? तो इन्वेंट्रीज़ को लेके स्टोरी ये है कि 4,000 रुपए का यहाँ मेरे को लॉस हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टू इन्वेंट्रीज़ और मेरे को 4,000 रुपए का लॉस हो गया। आइए, उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी को लेके भी मुझे देखिए आपकी डिफरेंसेस क्या है वैल्यू के, 82,000 और थे कितने के, 1,18,000 का मुझे यहाँ पे भी लॉस हो गया। तो आप यहाँ पे टू मशीन भी लिखेंगे और 18,000 का लॉस दिखा देंगे। उसके बाद था मशीन के बाद फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है और इंक्रीज़ हुई है 15,000 रुपीज़ से। तो आप इसे फर्नीचर अकाउंट 18,000 नहीं 15,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। फिर बिल्डिंग को लेके भी एक इम्प्रूवमेंट था और वो था 30,000 रुपीज़ का। तो बाई बिल्डिंग 30,000 रुपीज़, है ना? ये देखो, बिल्डिंग 6 लाख की कर दी गई है। आपको एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिला था 28,000 रुपीज़ का। तो जब एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलता है ना,
जब भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलता है तो आप पहले उसको बुक में रिकॉर्ड करते हो, और रिकॉर्ड करने के लिए क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे। ध्यान से देखना ये एंट्री, पहले मैं क्या करूँगा, उसको बुक में रिकॉर्ड तो करूँ, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने अमाउंट से, मैंने 28,000 की वैल्यू लगाई है ना, 28,000 की वैल्यू। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पे पहले आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखिए, 28,000 रुपीज़। चलिए, अब मैंने फिर क्या किया, मैंने उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट था इसे मैंने रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया। तो जब मैं उसका एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करूंगा जो उसे पे करना है, तो उसमें से पार्ट ऑफ द अमाउंट के बदले मैं उसे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र करूंगा और रिमेनिंग को मैं लोन अकाउंट में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप बाद में एंट्री ज़रूर देखना जो मैं करने वाला हूँ। तो आइए, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। क्रेडिटर्स को लेके कोई कमेंट नहीं है क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट को लेके कोई कमेंट नहीं है तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को लेके एक कमेंट तो था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को लेके कमेंट था कि 32,000 के अगेंस्ट में 23,000 की एक लाइबिलिटी बनेगी और रिमेनिंग 9,000 जो है वो पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं पार्टनर्स का, जो कि कैपिटल अकाउंट शो कर रहा था 463 एंड 290। तो आप यहाँ पे लिखो 4,60,000, ये गिनी का है, और 3 लाख जो है वो बिनी का है, और मिनी का था 2,90,000। फिर आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को 5:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और जो कि 9,000 ही था। तो अमाउंट भी ट्रांसफ़र होगा 5,000, 2,000 एंड 2,000। तो आपकी लाइबिलिटी साइड भी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद क्वेश्चन ने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए बोला था। चलो अपने राइट ऑफ कर देते हैं टू गुडविल अकाउंट 63,000 को 5:2:2 में करूँगा। 1 सेक में अमाउंट बताता हूँ कितना आएगा। ये आएगा 35,000, 14,000 एंड 14,000। चलो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, गुडविल ट्रांसफ़र करनी है। इसके लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। ये मैंने अभी एंट्री के लिए जगह छोड़ी है, ये 2 एंट्री मैं करूँगा बाद में। आइए पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों मेरे पास दिए हुए हैं। तो बिनीज शेयर इन गेन, तो ओल्ड रेशियो 5/9 और न्यू रेशियो है 2/9। तो ये हो गया 3/9 का गेन। और मिनी का कैलकुलेट कर लेते हैं, मिनीज गेन। तो इसका है 4/9 न्यू, और ओल्ड है 2/9, तो इसका गेन हो गया 2/9। देयरफॉर गेनिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है। अब एक एंट्री करनी होती है, वो होती है बिनीज कैपिटल अकाउंट DR, मिनीज कैपिटल अकाउंट DR, ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो रही है, टू गिनीज कैपिटल अकाउंट। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल थी, एक सेकेंड चेक कर लूँ जाके क्वेश्चन में, फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 54,000। चलिए, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाई 5/9, दैट इज 30,000। और ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसे 18,000 देने होंगे, इसे 12,000 देने होंगे। बस इसी को अपने पुट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे बाई बिनीस कैपिटल अकाउंट 18,000, और बाय मिनीज कैपिटल अकाउंट 12,000, और इधर टू गिनीज कैपिटल अकाउंट 18,000 और 12,000। अब हमें लास्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो दोनों साइड को टोटल किया जाए। इधर है 15, 30, 45, 45 और 28, 73,000। और इधर तो बहुत कम है, तो इधर भी 73,000 ही आया टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि
गिनी, बिनी एंड मिनी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस 73 माइनस 22, 51, 51,000 माइनस 6,000, 7,000, that is नहीं 51,000 माइनस 6,000 that is 45,000 जी 45,000 और ये 5:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 सेकेंड जी, ये होगा 25,000, ये होगा 10,000 और ये भी होगा 10,000। तो हम लोग रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 25, 10,000, 10,000 टोटल करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इसका टोटल हो जाएगा 3,02,000, इसका टोटल हो जाएगा 3,12,000, 3,02,000, 3,12,000 और ये हो जाएगा 460, 465, 475, 475 एंड 30, 55 and 55 and remaining 5, 15, 5,20,000। सेम फोटोकॉपी कर देते हैं इधर। 5,20,000, 3,12,000 एंड 3,02,000। अब बॉस सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गिनी को सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा था, है ना। एंट्री देखो क्या हुआ, गिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बस यही एंट्री यहाँ पे आपने कॉपी कर देनी है। गिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 28,000 हमने प्रॉमिस किया था, और रिमेनिंग को अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो अमाउंट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। गिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिनीज लोन अकाउंट, तो 5,20,000 टू गिनीज लोन अकाउंट, 5,20,000 minus 25, 5 lakh minus 8, 492, 492, 472 and 5, 4,57,000. 4,57,000 is the amount which will be transferred to her loan account. 4,57,000, 4,57,000. चलिए, अब बचे हुए पार्टनर्स का बस आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल देना है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत इजी, इनका तो 312 माइनस 32,000, तो इट इज़ 2,80,000 और इनका 3,02,000 माइनस 26,000, तो 2,76,000। तो ये रहा हमारा रिटायरमेंट का क्वेश्चन, जिसमें कि हमने जैसे पहले हमने क्वेश्चन बनाया था वैसे ही हमने यहाँ भी बना रहे हैं। बस इसमें करना क्या है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा अपने कैरी आउट कर देंगे। अच्छा है कि इस क्वेश्चन में अपने को बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला। प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, कहीं दिक्कत आएगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 2-3 टॉपिक इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसमें लोन अकाउंट बनाना भी देखना हमने, और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी देखना है, और एक हिडन गुडविल का छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देखना है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें करने के लिए। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।